ओहदा, उम्दा काम, एक जबरदस्त रुतबा, एक अनोखी पहचान। आपके पास भी है इन सभी पदों को प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर। एसएससी लेकर आया है सीजीएल के जरिए 7,500 से अधिक की वैकेंसी, जिसमें आपको मिलते हैं सीबीआई, इनकम टैक्स, मंत्रालय जैसे बेहद ही शानदार पद। आप सभी को एसएससी सीजीएल में 100% सिलेक्शन दिलाने का संकल्प लिए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए संकल्प बैच, जिसमें आपकी सभी क्लासेस एकदम बेसिक से चल रही हैं। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का संकल्प बैच और दे अपने सपनों को एक नई उड़ान। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करिए एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पे कॉल करें। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। चलिए कैसे एक बार सभी बच्चे बताएंगे और आज हम डिस्कस करेंगे आपका 26 अप्रैल के करंट अफेयर्स और स्टैटिक के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपको स्टैटिक और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले संभावित प्रश्न हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास ये सभी बच्चों तक पहुँचे। पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे किस दिन मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अप्रैल महीने में अभी हाल फिलहाल में जो आपने देखा 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 24 अप्रैल में कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज डे ये किस दिन हम मनाते हैं, ये हम मनाते हैं 26 अप्रैल को। किस दिन? 26 अप्रैल को भाई इसको मनाया जाता है। और ध्यान रखना इससे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। विपो एक संस्था है जो कि इंडेक्स जारी करती है, इंटेलेक्चुअल श्रेणी में जो सबसे अग्रणीय देश है उसके बारे में इंडेक्स जारी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें, शुरुआत विपो के द्वारा इसकी सन 2000 में की गई थी। विपो क्या है? विपो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, विपो की अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाए तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जो पूरे देशों में रैंकिंग जारी करती है। और हम बात करेंगे इंडेक्स 2023 में विपो यानी कि वर्ल्ड या वैश्विक बौद्धिक सूचकांक में जो भारत की इस बार 2023 में रैंक रही उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। शुरुआत में अगर देखा जाए 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी, 14 जुलाई 1967 में विपो की स्थापना की गई है, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात की जाए इसके जो महानिदेशक हैं ये डैरिन टैंग हैं जो कि सिंगापुर से हैं। अगर इंडेक्स में हम बात करें विपो 2023 के, तो भारत की जो रैंक रही है भाई 43 रही है, ठीक है ना। कितनी रही है? ये 43 रही है। और अगर हम बात करें कि पहला देश कौन सा है, तो अमेरिका इसमें पहला देश है। कौन सा देश है? पहला देश इसमें अमेरिका है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको 43 कर लेना, ये थोड़ा गलत था इसमें। एक मिनट भाई, 2022 की रैंक है ये 42, 2022 में थी 43, इस बार 42 है, सही है ये बिल्कुल, ठीक है। 2022 की अगर पूछ ली जाए तो 43 है इसकी, दोनों को याद रखना। 2022 में जो रैंक थी वो थी 43, 2023 वाली सही है बिल्कुल, ठीक है। 2022 में 43 थी और आपका 2023 में 42 है, दोनों सही है, दोनों को याद रखना है, ठीक है। चलिए सही कर लेना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश को फाइनेंस मिनिस्टर वर्किंग ग्रुप फॉर ए कॉमनवेल्थ कॉल फ्रॉम रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल फाइनेंस आर्किटेक्चर का अध्यक्ष बनाया गया है। ये काफी आप कह सकते हैं कि ये काफी बड़ा सा एक आपको नाम लग रहा होगा, लेकिन इसको समझना बड़ा आसान है। क्या कहना चाहता है कि किस देश को फाइनेंस मिनिस्टर वर्किंग ग्रुप फॉर ए कॉमनवेल्थ कॉल फॉर रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल फाइनेंस, कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी कॉमनवेल्थ देश के सदस्य देश हैं उनका ये कहना है कि अगर पूरे विश्व में अगर बात की जाए तो भारत की जो ग्रोथ रेट है वो सबसे अच्छी है। अगर पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है तो वो भारत के अध्यक्षता में ही हो सकता है, ये बात कही गई है यूएनओ के द्वारा और कॉमनवेल्थ के सदस्यों के द्वारा भी। तो इसलिए भारत को इसका क्या बनाया गया है? अध्यक्ष देश बनाया गया है। और जितने भी कॉमनवेल्थ देश हैं
इनके जो भी विकास कार्य होंगे, जो भी कार्य होंगे, ये भारत के निगरानी में किए जाएंगे, या कह सकते हैं भारत इनको गाइड करेगा कि भाई आपको इकोनॉमी में क्या करना चाहिए, आपको अपने विकास के लिए क्या करना चाहिए, आपको इकोनॉमी को बूस्ट देना है, बेरोजगारी कम करनी है, तो इनके लिए सभी को क्या करना है, भारत ही इसमें अपनी अध्यक्षता के अंतर्गत इनको गाइडेंस करेगा। जैसे आपका कोई मेंटर हो जाता है, आपको पढ़ने के लिए कहता है कि ये तुम्हें पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये ऐसे तुम्हें अपनी तैयारी करनी है, बिल्कुल सेम कंडीशंस वहां पर भारत के साथ ये रखी गई है। ठीक है, अगर हम कॉमनवेल्थ की बात करें तो ध्यान रखना टोटल 56 इसके सदस्य हो चुके हैं, और अभी हाल ही में 2 इसके नए यहां पर देश बने। एक 55वां देश बना जिसको गैबिन कहा गया, या गैबोन जिसको हम कहते हैं। 56वां जो देश बना ये टैगा इसका बना, टैगो या टैगा जिसको हम कहते हैं। ध्यान रखना कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 में हुए थे, ये कहां पर हुए थे भाई, ये हुए थे, ध्यान रखेंगे, बर्मिंघम इंग्लैंड में इनका आयोजन किया गया था। कहां पर, बर्मिंघम इंग्लैंड में इनका आयोजन किया गया था। और इस बार 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे ये ऑस्ट्रेलिया के शहर विक्टोरिया में होंगे। कहां पर, ऑस्ट्रेलिया। अगर देश पूछ लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया, अगर आपसे पूछ लिया जाए देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, शहर कौन सा है, विक्टोरिया। बर्मिंघम में 2022 वाले हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। क्या आप बता सकते हैं कि कॉमनवेल्थ जो है ये एक शब्द है, इसका अर्थ क्या है, या इसके जो सदस्य होते हैं वो कौन देश इसके सदस्य होते हैं? काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, एक बार आप मुझे बताइएगा जल्दी से। सभी बच्चों को कमेंट करना है कि ये कॉमनवेल्थ जो था ये क्या है, जल्दी से सभी बच्चे बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये विक्टोरिया शहर में इसका आयोजन किया जाएगा 2026 वाले। और आपको ध्यान रखना है कि भारत का इसमें जो रैंक रहा था, भारत का इसमें रैंक रहा था 61। ठीक है, और टोटल जो मेडल जीते थे, रैंक आपको बताना है कि भारत का इसमें क्या रहा था। भारत ने इसमें टोटल 61 मेडल जीते थे, जल्दी से सभी बच्चे बताइएगा। जो इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं, वो देश जो कभी इंग्लैंड के, ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, या जहां पर इंग्लैंड ने अपना शासन किया है, उनको क्या कहा जाता है, कॉमनवेल्थ गेम कहा जाता है। ठीक है ना, कॉमनवेल्थ सदस्य देश उनको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और भारत ने 1949 में इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने हृदय रोगों की शुरुआती जांच के लिए ARTSense डिवाइस को विकसित किया है? बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहता है? जैसे आपको हार्ट्स में प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि आपका जो हार्ट है ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, इसकी शुरुआती जांच करना। जैसे शुरुआती जांच की हम बात करें कि भाई आपका जो हार्ट है पंपिंग पूरी तरीक़ा से करता है या नहीं करता है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ये शरीर में, बॉडी में पूरी तरीके से प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये उसकी प्रारंभिक जांच करेगा। और ये जो जांच होगी ये बड़ी नॉर्मल डिवाइस के साथ में इसकी जांच की जाएगी। आपको किसी प्रकार की कोई वहाँ पर कटिंग नहीं करना, आपको कोई सर्जरी नहीं करानी। ठीक है, नॉर्मल ये जांच करेगा। इसको ARTSense किसने ये विकसित किया? तो IIT मद्रास के द्वारा इसको विकसित किया गया है। आंसर नंबर आपका विल बी रीराइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? आंसर नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक बार आप इसको देखिएगा, अगर आपको यहां पर स्पष्ट दिखाई देता है, ये है ARTSense, और इनके हाथ में जो ये इस तरह का एक डिवाइस है, ठीक है ना, ये जो डिवाइस है ये पेंसिल या पेन के तरह का जो डिवाइस है, इसके द्वारा जो है ये क्या कर सकते हैं, ये आपकी बॉडी का चेकअप कर सकते हैं, हार्ट का। हार्ट के साथ साथ में आपकी जो ये नसें होती हैं, ठीक है ना, जो नसें होती हैं इनमें भी जो है ये चेक किया जा सकता है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है या ब्लड का जो फ्लो है ये सही है या नहीं है, या कोई समस्या है। ठीक है, हार्ट में तब प्रॉब्लम आती है जब जो हार्ट है, हार्ट तक ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ARTSense। ये खून में जमने वाले कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की जांच ही करती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आज का आपका जो वर्क फ्रॉम होम है ये IIT मद्रास से आपको बताना है। कल भी हमने इससे क्वेश्चंस पढ़ा था, उस देश का भी आप नाम बताएंगे जहां पर ये परिसर अपना खोलेगा पहला,
और इसकी स्थापना कब हुई? मैंने कल भी कमेंट देखा, बहुत ही कम बच्चों ने वहाँ पर जो है कमेंट किए हुए हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई और इसके जो अध्यक्ष हैं या महानिर्देशक हैं ये कौन है? इन दोनों का आंसर आप कमेंट में एक बताएंगे, क्योंकि इसको 60 साल अपनी स्थापना के हो चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें चीन की किस देश के कोको द्वीप पर सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है? जो चीन है, चीन एक किस देश के कोको द्वीप पर सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है? ये काफी इंटरेस्टेड सा क्वेश्चन है, ये भारत की जो सुरक्षा है उसको लेकर ये सवाल खड़ा करता है। ठीक है, चाइना जो है भारत को क्या करना चाहता है? ये एक मोतियों की माला बना रहा है। क्या बना रहा है? मोतियों की माला बना रहा है। इसको कहा जाता है स्प्रिंग ऑफ चाइना कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें चाइना को जो है ये भारत को चारों तरफ से काउंटर करना चाहता है। जैसे आपने देखा होगा, इसने हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका से लिया, ये नेपाल में भी अपना गढ़ जमाना चाहता है, ये बांग्लादेश में भी अपना गढ़ जमाना चाहता है। इसी प्रकार से इसने म्यांमार में एक कोको द्वीप है उसको लिया है। कोको द्वीप पर इसने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई है। ठीक है ना, तो ये कोको द्वीप आपको मैंने कल भी दिखाया था, कहाँ पर है? म्यांमार में है। तो यहाँ पर चाइना जो है अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। ये भारत की एक सैटेलाइट के द्वारा इमेजेस भेजी गई, तो भारत इसका विरोध कर रहा है कि आप इस तरीके से इसका यूज नहीं कर सकते, वरना हमें भी काउंटर में कुछ ना कुछ यहाँ पर करना ही होगा। ठीक है, तो ये कोको द्वीप आप ध्यान रखेंगे। दूसरा हम्बनटोटा द्वीप है जो कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर है? आप याद रखेंगे। चाहबार बंदरगाह कहाँ पर है? चाबार। सितवे बंदरगाह कहाँ पर है? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। वो आपसे नहीं पूछेगा कि चाइना क्यों बढ़ा रहा है। ठीक है, वो आपसे नहीं पूछेगा चाइना क्या चाहता है, वो पूछता है कि कोको बंदरगाह कहाँ पर है, वो पूछता है ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर है। तो ये अगर इंफॉर्मेशन आपको याद है तो आप एक नंबर पा जाएंगे, वरना आप जो है कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताएंगे, कोई समस्या है तो बताएंगे। कोको द्वीप के बारे में मैं आपको कल भी दिखाया था। कोको द्वीप कहाँ पर है? ये भारत के और अंडमान निकोबार जो हमारा यूटी है उसके बीच में स्थित है। यह उन दोनों को अलग करता है। चलिए नेक्स्ट आप ध्यान रखिएगा, म्यांमार में स्थित कोको आइलैंड जो म्यांमार ने चीन को सौंपा हुआ है। भारत और म्यांमार के बीच में एक प्रोजेक्ट चलता है जिसको कलादान प्रोजेक्ट कहते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। सितवे बंदरगाह भी आपको ध्यान रखना है, म्यांमार में ही स्थित है। कहां पर? म्यांमार में। और ये भारत की सहायता से इसको निर्मित किया जा रहा है, जो आपका सितवे बंदरगाह है। ठीक है, तो भारत भी इसको काउंटर वहां पर कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्जीनिया नॉरवुड का निधन हो गया। ये कौन थी? पत्रकार थी, अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी, भौतिक वैज्ञानिक थी, या पूर्व चांसलर थी? हु हैज वर्जीनिया नॉरवुड वाज पास्ड अवे रिसेंटली। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा, ये जो वर्जीनिया नॉरवुड है ये एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी। क्या थी? ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी, ध्यान रखना। ये आप जो इमेज में देख पा रहे हैं, इन्होंने एक रिमोट तैयार किया था, रिमोट सेंसिंग के लिए इन्होंने एक रिमोट तैयार किया था, ध्यान रखना। ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक है। कहाँ की? ये अमेरिका की वैज्ञानिक है। आप देख पा सकते हैं कि ये जो है वर्जीनिया नॉरवुड है, ध्यान रखना। ठीक है, इतना ही बस आपसे पूछा जाएगा कि इन्होंने क्या विकसित किया या ये किस देश की हैं। तो ये एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक है जिन्होंने एक रिमोट सेंसिंग के लिए एक रिमोट को इजाद किया था। ठीक है, स्पेस साइंटिस्ट है, बहुत बढ़िया भाई। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए, हाल ही में किस मंत्रालय में निर्णय पोर्टल लॉन्च किया है? निर्णय पोर्टल जो लॉन्च किया है किसके द्वारा किया गया? रेल मंत्रालय के, रक्षा मंत्रालय के, पंचायती राज मंत्रालय के, या संस्कृति मंत्रालय के? क्वेश्चन नंबर 6, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लिखेंगे। रिसेंटली विच मिनिस्टर हैज लॉन्च निर्णय पोर्टल। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, और साथ ही साथ हम बात करेंगे जो आपके इस बार के पंचायत जो हैं इनको पुरस्कार दिए गए।
ठीक है ना। ग्राम स्तर पर जो पंचायतों को पुरस्कार दिए गए उसकी हम बात करेंगे, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन 101% बनेगा। चलिए ध्यान रखिएगा, ये जो अभी निर्णय पोर्टल लॉन्च किया गया, ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। आपको कमेंट में बताना है कि इस मंत्रालय के मंत्री हमारे कौन हैं, और हम अभी आपको यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें यहाँ पर देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए, ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे, ये पीडीएफ भी आपको मिलेगी, आप उसमें भी इसको बड़े ध्यान से पढ़ना समझना। नेशनल इनिशिएटिव फॉर रूरल इंडिया टू बी नेविगेट इनरोड एंड रिजोल्व पंचायत पोर्टल। इस पोर्टल का जो मेन मकसद है, आपको पंचायत से संबंधित जो भी आपकी ग्राम पंचायत है उसके कार्य वहां पर अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, ग्राम प्रधान का ये कार्य होगा कि गांव में इसमें जो भी विकास हुए, जो भी योजनाएं आई, सभी को बताना होगा और वो इस पर अपलोड किए जाएंगे, जिससे आप उसको चेक कर सकते हैं कि हमारे गांव में सच में ये कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये इसका एक कार्य हो जाएगा। दूसरा, ग्राम सभा की सभी कार्रवाई पोर्टल पर अपलोड होगी, मैंने आपको जैसे अभी बताया। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह 17 से 21 अप्रैल के मध्य मनाया गया। जो भी पंचायत ने सर्वश्रेष्ठ कार्य किए उनको पुरस्कार दिए गए, और ये पुरस्कार जो सप्ताह चला ये 17 से 21 अप्रैल के बीच में चला था। इस बार जो हमारी थीम थी ये क्या थी? पंचायतों के संकल्पों को सिद्ध करने का उत्सव। ठीक है, क्या था? पंचायत जो थी उनके संकल्पों को सिद्ध करने का उत्सव मनाया गया, इस बार इसकी थीम थी। और पंचायत दिवस हम कब मनाते हैं? 24 अप्रैल में हम पंचायत दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं वो सारी चीजें हमने 24 अप्रैल का आप वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने सारी चीजें इन डिटेल डिस्कस की थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि 3 श्रेणियों में जो अवार्ड दिए गए उनमें आपको याद रखना है, ग्राम पंचायत जो स्तर है इस पर सर्वश्रेष्ठ जो पंचायत रही ये कहाँ की रही? ये मुल्ला सेगा पंचायत है, ये कर्नाटक की, जिसको पहले नंबर पर रखा गया। ठीक है ना। टॉप 3 हम बात करेंगे तीनों। नोगोपा है जो कि मिजोरम की है, सेकंड नंबर पर इसको हमने रखा। और आपको ध्यान रखना है ये मिल्कावती है उत्तर प्रदेश की, तीसरे नंबर पर। आपको ध्यान रखना है जो पंचायतें होती हैं ये ग्राम स्तर पर होती हैं, ये ब्लॉक स्तर पर होती हैं, त्रिस्तरीय पंचायत जो प्रणाली है, और ये जिला स्तर पर होती है। तो इन तीनों पर जो पुरस्कार दिए गए उनकी हम बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मुल्ला सोगी कर्नाटक है, नोगाप्पा ये मिजोरम है, और मिल्कावती ये उत्तर प्रदेश है। ये हो गई ग्राम स्तर पर। अगर हम बात करते हैं ब्लॉक स्तर पर तो हजलीकर है जो कि उड़ीसा में है, धीमापुर है जो कि तेलंगाना में है, कुमार घाट है जो कि त्रिपुरा में है। 1, 2, 3 यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर इनको रखा गया। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताएंगे। साथ ही साथ जिला स्तर पर अगर हम बात करें तो गंजम है जो कि उड़ीसा में है, मुलुगु है जो कि तेलंगाना में है, दादर नागर हवेली है जो कि दादर नागर हवेली में स्थित है, ध्यान रखिएगा, दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। यूपी वाले तो विशेष रूप से ध्यान रखना, यूपी में अगर आपका एग्जाम है तो यूपी में इस तरह के एग्जाम यूपी SSS काफी बार पूछ चुकी है। ठीक है, आप प्रीवियस पेपर उठाइए और देखेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट जल्दी से बताएं, फास्ट नहीं चलेंगे, जिसे फास्ट जाना है वो इसको बाद में आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, फास्ट का मतलब ये नहीं कि इसको छोड़ के निकल जाएंगे। ठीक है भाई, ऐसा नहीं होगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों हो सकता है कि आप जानते हो कहां पर होंगे, लेकिन इसके शुभंकर अभी जारी किए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना एशियाई खेल 2022 का जो आयोजन होगा, 2022 का, ठीक है, ये 2022 में होने थे लेकिन नहीं हो पाए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो होंगे ये कहां पर होंगे? भारत में होंगे, कजाकिस्तान में होंगे, चाइना में होंगे या ऑस्ट्रेलिया में होंगे? तो ये चाइना में इनका आयोजन किया जाएगा। ये चाइना में 2022 में होने थे लेकिन नहीं हो पाए। ठीक है, ये इस बार होंगे, चाइना में होंगे, और चाइना के हांगझाओ प्रांत में ये आयोजित किए जाएंगे। कहां पर? हांगझाओ प्रांत में ये आयोजित किए जाएंगे। और इनका जो शुभंकर है ये स्मार्ट ट्रिपलेट्स है। क्या है? स्मार्ट ट्रिपलेट्स।
ये आप जो देख पा रहे हैं, ये इस प्रकार के जो इमोजीज आपको दिख रहे होंगे, इसको क्या कहते हैं? इसको स्मार्ट रिप्लेस कहते हैं। और फी जो एक पक्षी है, ये आप इमेज में यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन बन सकता है शुभंकर से। कहां से? शुभंकर से क्वेश्चन बनेगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। कोई समस्या यहां पर, कोई परेशानी तो बताइएगा। चाइना के बारे में ऑलरेडी आप सभी जानते हैं, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, भाषा क्या है, मुद्रा क्या है, ये हम कई बार इसमें बात कर चुके हैं। ठीक है, या नाम आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके, शुभंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में पाकिस्तानी मूल के किस देश के नागरिक तारिक फतेह का निधन हो गया? और मैं चाहता हूं इसका आंसर सभी बच्चे करें। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। रिसेंटली विच कंट्री सिटीजन ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन तारिक फतेह हैज पास्ड अवे। क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे बताइएगा, सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा। ठीक है, मुझे पता था कि कुछ बच्चों को इसका बड़ा कंफ्यूजन है, कोई इसमें सऊदी अरब आंसर करेगा, कोई भारत इसमें आंसर करेगा, लेकिन एक्चुअल में ये जो है, इनके पास नागरिकता थी कनाडा की। भाई ध्यान रखना, इनके पास कहाँ की नागरिकता थी? इनके पास कनाडा की नागरिकता थी। मुझे इसका आंसर, इसलिए आपको ये क्वेश्चंस का आंसर आपसे मुझे चाहिए था कि आपकी इन फ्यूचर कभी गलती ना हो। ठीक है, इनका अगर देखा जाए तो ये पहले मुंबई में रहते थे जब तक भारत जो है आजाद नहीं हुआ था, या भारत का पार्टीशन आप कह सकते हैं नहीं हुआ था। इनके जो माता पिता थे ये पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है, इनका अगर जन्म की हम बात करें तो 1949 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत वहीं से की थी। ये एक जर्नलिस्ट भी थे, पत्रकार भी ये रहे हैं। इन्होंने बलूचिस्तान जो क्षेत्र है, सिंध वाला जो क्षेत्र है, जहाँ पर हमेशा मांग उठती रही है कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं या अलग देश बनाना चाहते हैं। ठीक है ना, इंडिया गलत दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए 1987 में ये जो है कनाडा गए, वहां पर रहना इन्होंने स्टार्ट किया और नागरिकता वही की इन्होंने ग्रहण की। सऊदी अरब आपके दिमाग में क्यों आया? क्योंकि 1987 से पहले सऊदी अरब में भी ये रहे हैं, लेकिन नागरिकता वहां की इन्होंने ग्रहण नहीं की थी, इन्होंने कनाडा की नागरिकता ली थी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कनाडा से पहले ये कहां पर रहे, तो ये भाई सऊदी अरब में रहे थे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताएंगे। कनाडा की नागरिकता थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भारत के पक्ष में हमेशा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आप देख सकते हैं, इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ 1987 में, कनाडा में जाकर वहां की नागरिकता ग्रहण इन्होंने की। और इनकी एक ये पुस्तक है भाई, और मुझे लग रहा है कि ये किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। एक कृति है इनकी, एक रचना है, चेंजिंग अ मिराज, द स्ट्रेजिक इंसुलेशन ऑफ द एन इस्लामिक स्टेट। जो इस्लामिक स्टेट है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बात की है। इनकी दो बेटियां हैं, नताशा और नाजिया। मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि एक बार जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी बेटी से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो एक एक वो पॉइंट मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा जहां से क्वेश्चंस बन सकता है। अब इसको मैप से कैसे समझाऊं? तारिक फतेह है भाई, तारिक फतेह को आपको याद रखना है। इनकी पत्नी का नाम है नरगिस तापाल। क्या नाम है? नरगिस तापाल। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो गया। हाँ, घुमक्कड़ नहीं कह सकते क्योंकि पाकिस्तान की जो कंडीशंस रही वो पहले से ही ऐसी रही। वो हालांकि अभी दिखाई हमें दे रहा है, वो पहले से ही निकम्मा बेटा रहा है, तो वो ऐसा ही रहा है भाई। ठीक है, चलिए वर्ल्ड फोटो ऑफ द ईयर 2022, यूक्रेन रूस के युद्ध के दौरान एक घायल महिला को बचाने वाले फोटो के लिए किससे इस सम्मान से सम्मानित किया गया? ये बात है यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बीच में एक फोटो बड़ी वायरल हुई थी, अगर आपने देखा होगा। इसमें एक प्रेग्नेंट लेडी थी, तो उसको बचाने के लिए जो हम यूक्रेन के सैनिक थे उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, तो वो फोटो क्लिक कर लिया गया था। तो उसको फोटो को इस बार क्या वर्ल्ड ऑफ द ईयर इसको पुरस्कार दिया गया है। फोटो या वर्ल्ड फोटो ऑफ द ईयर इसको पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये जो फोटो लिया ये किसने लिया? ये एरिना क्लिनिनी ने इसको कैप्चर किया, या एवेगेनी मोलोलेटका ने इसको कैप्चर किया, दरिया ट्रेपोवा ने इसको कैप्चर किया, या इनमें से कोई नहीं? एक बार आप इस फोटो को देखिएगा। ये जो फोटो है इसमें ये प्रेग्नेंट लेडी लेटी हुई है, हालांकि इसकी बाद में जान बच जाती है। ठीक है,
तो ये बड़ा जो है न्यूज़ पर चला था उस समय, ये एक बार फिर से ट्रेंडिंग पर आ चुका है। तो ये जो फोटो लिया था ये एवेगेनी मालेलेटका ने इसको लिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फोटो एक बार आप फिर देखिएगा, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसको जो है फोटो ऑफ द वर्ल्ड इस बार 2024 में घोषित किया गया है, ठीक है ना। तो फोटो 2022 जो है ये इसको घोषित किया है, 24 नहीं 22, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान। रिसेंटली मोहम्मद शहाबुद्दीन हैज बिकम द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसे आप ये कह दे कि सर इंपॉर्टेंट नहीं है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए छांट कर लाया जाता है कि भाई बच्चों को वहां पर डायरेक्ट जाकर क्वेश्चंस मिले। हो सकता है लैंग्वेज दूसरी हो, लेकिन कभी ये ना हो कि भाई ये क्वेश्चन आपने नहीं कराया। तो एक एक चीज जो बारीकियां हैं वो सारी चीजें आपके लिए लाई जाती है। चलिए ध्यान रखिएगा, ये जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन ये बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे ये कौन थे? इनसे पहले की अगर बात कर ली जाए तो इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे ये कौन थे? अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टेड रहा, आप मुझे बताइएगा, भारत में जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं ये कौन होता है? राष्ट्रपति को भारत में जब राष्ट्रपति पद के लिए कोई व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तो उनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? आपको मैं बता दूं, यहां पर बांग्लादेश में जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाई गई ये उनके जो सदन था, ठीक है ना, उनकी जो संसद थी, संसद के जो सदन के सदस्य थे, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, क्या होते हैं? हमारे यहाँ लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। इसी प्रकार से वहां पर सदन के जो अध्यक्ष थे उन्होंने इनको शपथ दिलाई थी। तो ये कल बड़ा इंटरेस्टेड पॉइंट रहा है, तो आप इसको कहीं पर नोट कर सकते हैं कि बांग्लादेश में ये प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए हाँ, चलिए तो ध्यान रखिएगा, ये बांग्लादेश के हैं, इनका नाम है क्या? इनका नाम है, अभी हमने पढ़ा मोहम्मद शहाबुद्दीन, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर बात की जाए बांग्लादेश की तो राजधानी है ढाका, टका यहाँ की करेंसी है, शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं, और जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ संसद स्पीकर, इनका नाम है शर्मीन चौधरी। और इनसे जो पहले राष्ट्रपति थे ये अब्दुल हामिद थे। भाई कौन थे? अब्दुल हामिद थे, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिएगा, वरना बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा निर्मित फेरी योजना, इसको नौका योजना हम कहते हैं, जैसे गुजरात में ये चलाई गई थी, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है MVM लीशा। क्या नाम है? MVM लीशा इसका नाम है। ये किस देश को सौंपी गई है या किस देश में इसका उद्घाटन किया गया है? जमैका है, गुयाना है, कोलंबिया है, दक्षिण अफ्रीका है। तो ध्यान रखना, ये हमारी भारतीय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा बनाई गई एक नौका है, जो हमने किसको दी है? ये गुयाना को दी है। किसको दी है? ये गुयाना को दी है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो ध्यान रखिएगा, ये गुयाना में इसको क्या किया गया है? गुयाना में इसको जो हमारे एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। आप सभी जानते हैं कि ये विदेश की यात्रा पर है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इसके उद्घाटन समारोह में हमारे एस जयशंकर जो विदेश मंत्री है शामिल रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुयाना की जो राजधानी है आप सभी जानते हैं जॉर्ज टाउन है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद आरिफ खान है, गुयाना के राष्ट्रपति एक बार बताएंगे सभी बच्चे कमेंट में। अभी हमने उनके बारे में बात की थी, कल परसों ही बात की थी, जल्दी से बताइएगा। मोहम्मद इरफान अली, सॉरी, ठीक है ना, मोहम्मद आरिफ खान नहीं, मोहम्मद इरफान अली जो थे वो गुयाना के राष्ट्रपति थे, ठीक है। चलिए तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के प्रथम गांव के रूप में किसे घोषित किया गया? जल्दी से आंसर करेंगे। हाँ, केरल के गवर्नर है वो, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन था मोहम्मद में, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइएगा कि भारत के प्रथम गांव के रूप में किसको क्या किया गया है, किसको घोषित किया गया है? आपको मैं बता दूं, अब से माणा एक स्थान है जो कि उत्तराखंड में चमोली में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट चमोली में एक गांव है जिसका नाम है माणा।
ये भारत का पहले सबसे आखिरी गांव इसको कहा जाता था, सबसे आखिरी, या इसको भारत का सबसे लास्ट गांव का जो है क्या दिया गया था, टैग इसको अब तक दिया जाता था। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा 2021 में घोषणा की गई थी कि जो माना गांव है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम प्रथम गांव करेंगे, प्रथम गांव का टैग इसको दिया जाएगा। तो ये कर दिया गया, कल इसको जो है घोषित कर दिया गया और उस पर जो साइन बोर्ड है उस पर भी लिखा है कि भारत का प्रथम गांव। क्वेश्चन 2 बनेंगे, पहला किस राज्य में है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के किस जिले में है, तो ध्यान रखना ये उत्तराखंड के चमोली जिले में है और ये आपको ध्यान रखना है इससे जो सीमा लगती है इसके बाद चाइना की सीमा स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। बड़ा अच्छा घूमने का यहाँ पर है क्योंकि इसको फूलों की घाटी भी कहा जाता है। फूलों की घाटी किसको कहते हैं, चमोली को ही कहते हैं। कभी आपका मन है घूमने का तो आप यहाँ पर जरूर जाएं, ठीक है। तो नेचुरल जो चीजें हैं, प्रकृति है, वो आपको वहां पर एहसास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में कौन भारतीय व जेमिनी सर्कस संस्थापक का निधन हो गया। इन्होंने भारत में सर्कस की स्थापना की थी, इनका नाम है जेमिनी शंकरन। क्या नाम है इनका, जेमिनी शंकरन। इनका हाल ही में निधन हो गया। जो आप इमेज में देख पा रहे हैं, नहीं रहे सर्कस वाले जेमिनी शंकरन। तो जेमिनी सर्कस उसको नाम दिया गया जब इन्होंने सर्कस वहां पर इसको इजाद किया, ठीक है। माना नहीं माना उसको कहा जाता है। थोड़ा सा अनेक जो आता है हिंदी का वर्ड वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये जेमिनी शंकरन है, इनका नाम याद रखेंगे। इनका जो जन्म हुआ था 1924 में इनका जन्म हुआ था। लाइफ टाइम अचीवमेंट से भी इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का आयोजन कब किया जाएगा। 100वीं कड़ी का आयोजन जो है ये कब किया जाएगा, ये आप सभी जानते हैं कि मन की बात जो कार्यक्रम है इसको कौन संचालित करता है, तो भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा ये जो है इसकी 100वीं कड़ी आयोजित की जाएगी। ध्यान रखिएगा, और ये कब की जाएगी, 30 अप्रैल में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो मन की बात की जो 100वीं कड़ी है इसका आयोजन 30 अप्रैल में किया जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, जैसे इसकी शुरुआत कब हुई, तो 3 अक्टूबर 2014 में पहली बार मन की बात की पहली कड़ी का आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए, तो 3 अक्टूबर 2014 में इसका जो है पहली बार आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा। मन की बात कार्यक्रम 22 भाषाओं में और 29 बोलियों में प्रसारित किया जाता है। अभी एक इसका सर्वे किया गया है जो कि IIM रोहतक के अध्ययन के मुताबिक 100 करोड़ लोग इस कार्यक्रम को सुन चुके हैं, ठीक है। 23 करोड़ लोग एक्टिव श्रोता हैं। एक्टिव श्रोता आप समझते हैं ना, जैसे आपने कोई चैनल को सब्सक्राइब किया, जैसे SSC मेकर को आपने सब्सक्राइब किया, तो जैसे ही आप नोटिफिकेशन आता है या आपको पता चलता है कि भाई ये क्लास इस समय होनी है, तो आप तुरंत उस क्लास को लेते हैं। 100 करोड़ लोगों में अगर देखा जाए 23 करोड़ एक्टिव हैं और बाकी जो बचे हुए हैं वो उसको किसी ना किसी रूप में देखते रहते हैं, कुछ समय बाद देखते हैं, ठीक है। तो ये टोटल जो श्रेणी है, श्रृंखला है, ये 100 करोड़ पर जा चुकी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना शुरुआत कब से हुई है। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार कौन सा ऑपरेशन चला रही है। कल भी हमने बात की थी कि हमारा जो INS सुमेधा है वो इसको निकालने के लिए, यानी कि भारतीय लोगों को निकालने के लिए कहां पर गया था, ये सूडान गया था। वैसे तो देखा जाए ये जेद्दा बंदरगाह पर गया था, जो कि कहां पर है, सऊदी अरब में है। कहां पर, सऊदी अरब में है। और इसको बचाने के लिए जो चलाया गया ये ऑपरेशन कावेरी को चलाया गया है। किसको, ऑपरेशन कावेरी को चलाया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर ऑपरेशन गंगा की हम बात करें तो ऑपरेशन गंगा जो है आपको ध्यान रखना है, जो यूक्रेन में भारतीय लोग फंसे थे उनको निकालने के लिए चलाया गया था। तो ये क्वेश्चन किसी भी बच्चे का क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, और मैं 100% दावे के साथ कहता हूं ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा। 100% लिख लो इस चीज को, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। आपको कैसा लगा, कोई डाउट है, समस्या है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।